तो रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोगों ने मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए ये कर लिया था, और उसके बाद में ऑल्टरनेट मेथड में जो मैंने बताया था उसमें हमारा दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, वी आर का वी बी आर का, और वी बी आर को इस तरह से ओरिएंट करना है कि वी बी वेक्टर मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पर आए, है ना। तो जो वी आर वेक्टर है वो फिक्स्ड है, वी आर प्लस वी बी आर जो है वी आर प्लस वी बी आर इज इक्वल टू वी बी। और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हमें वीबी चाहिए, वो मैक्सिमम एंगल पे चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, और वीबी का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो हमने वीबी रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, वीबी आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर्ड एट द टिप ऑफ द वी आर वेक्टर। तो वीबी आर को हम टर्न करेंगे इस तरह से, तो मैक्सिमम एंगल वीबी का क्या हो सकता है, मैक्सिमम एंगल वीबी का हो सकता है कि वीबी आर को हम ऐसे इस तरह से ओरिएंट कर रहे हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो टेंजेंशियल आ रहा है। तो इससे ज्यादा एंगल वीबी का नहीं हो सकता। ये हमारा पाई मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। ये वी आर है, वीबीआर को रीओरिएंट करने के लिए हम फ्री हैं, तो वीबीआर को इतना एंगल पे अपन ने रीओरिएंट किया कि जो वीबी वेक्टर है वो हमारा इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। तो वीबीआर वेक्टर का एंगल बताना है अपने को, तो फ्लो के नॉर्मल से ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो फ्लो के नॉर्मल से साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वी बी आर अपॉन वी आर, ये मैंने करके बताया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना। अब इसी में और प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं कि मान लो वॉकिंग स्पीड घनिष्ठ स्विमिंग की स्पीड से ज्यादा होगी कम होगी, यूजुअली वॉकिंग स्पीड स्विमिंग की स्पीड से कम होगी या ज्यादा होगी, हाँ ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो हमें वी डब्ल्यू भी गिवन है, सपोज वी वॉकिंग गिवन है, वी डब्ल्यू वी बी आर एंड वी आर गिवन, पी डब्ल्यू वी बी आर एंड वी आर, ये तीनों गिवन है। तो इस केस में पूरा डब्ल्यू हम वी बी आर से ट्रैवल करेंगे, तो यहां थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्योंकि वी डब्ल्यू वी बी आर से ज्यादा है, तो हम थोड़ा ड्रिफ्ट भी कर लें, बट वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम वीडब्ल्यू से कवर अप कर लेंगे। तो ऐसे में हमें मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम होगी कि हम सपोज हमें रीच करना है, हमें रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। तो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए वैसे तो हम वीबीआर स्ट्रेट अप कर देते हैं क्योंकि W फिक्स्ड है, तो Y में वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी तो टाइम मिनिमम आएगा। बट इस केस में अपने पास VW भी अवेलेबल है, तो VW भी अवेलेबल है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस VBR से कवर कर लें और वो उसको कॉम्पनसेट कर लें VW से। यस नो, है ना। तो इस केस में अपन ने VBR इस तरफ लिया एट एन एंगल थीटा, और VR हमारा ये है ही, तो टाइम क्रॉसिंग का हो गया W अपॉन VBY इज W अपॉन VBR
साइन थीटा, क्योंकि वी आर साइन थीटा कितना है, 0। फिर इसमें ड्रिफ्ट कितनी हो गई, वी बी एक्स इंटू टी वन, वी बी एक्स है वी बी आर एक्स प्लस वी आर एक्स, और टी वन है W अपॉन वी बी आर साइन थीटा। अब इस ड्रिफ्ट को हमें मिनिमम टाइम में क्रॉस नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें क्रॉस तो हमने कर ही लिया ना, हमें बेसिकली O से A पहुंचना है मिनिमम टाइम में। सपोज O से A पहुंचना है मिनिमम टाइम में, तो ऐसे केस में हमने पहले रिवर को क्रॉस किया थीटा एंगल पे, इतनी ड्रिफ्ट आई, और इस ड्रिफ्ट को तो हम कहाँ पे लैंड किए, हम B पॉइंट पे लैंड किए कहीं पे, ये जो VR है हम ऐसे यहाँ पे पहुंचे, और अब B से A पर आना है, तो टाइम T2 जो लगेगा वो कितना लगेगा, डेल्टा एक्स अपॉन वी डब्ल्यू, तो दैट इज वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर अपॉन इंटू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर साइन थीटा इंटू वी टू। तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया T1 प्लस T2, और इस टाइम को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। टोटल टाइम इज T बराबर T1 प्लस T2। नाउ मिनिमाइज कैपिटल T विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी कैपिटल T अपॉन डी थीटा अपन कर लें। तो ऐसे कभी कभी हमें वॉकिंग स्पीड भी गिवन होगी, और फिर हमारा कुछ टारगेट होगा, तो ऐसे में अपन ने जनरल थीटा पे पहले रिवर को क्रॉस करा दिया, टाइम निकाला, फिर ड्रिफ्ट निकाली, और फिर ड्रिफ्ट को हमने VW से कवर किया, और वहां से हमारे पास टोटल टाइम आ गया कैपिटल T, और उस कैपिटल T को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो रिवर वाली सिचुएशन में पहले जनरल थ्योरी समझ ली कि हम O से स्टार्ट हो रहे हैं थीटा एंगल पे VBR से। VBR वो वेलोसिटी है जो इंजन से जनरेट हो रही है, जो रोइंग से जनरेट हो रही है, जो स्विमर के एफर्ट से जनरेट हो रही है, जिसमें मीडियम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मीडियम का मोशन उसमें ऐड होगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन आएगा। तो यदि कोई पानी के साथ साथ बह रहा है, जैसे कोई राफ्ट है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो मोशन VBR से होता हुआ दिखेगा, और जो किनारे पे खड़ा हुआ है उसका मोशन VB से होता हुआ दिखेगा, VBR प्लस VR VB से होता हुआ दिखेगा। तो एक्चुअल मोशन इस लाइन के अलग हो रहा होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये अपने देखा। तो जनरल थीटा पे अपने को मान लो हेड करना है, दिया हुआ है, और अपने पूछा है कितने टाइम में क्रॉस करेगा, कितनी अपनी ड्रिफ्ट होगी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ये A पॉइंट से डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से कितना नीचे चले गए, वो हमारा ड्रिफ्ट है। तो पहले हम लोगों ने, मैंने आपको ये समझाया, VB वेक्टर इज VBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, बोट रिवर ग्राउंड, बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एक्स कॉम्पोनेंट अलग कर सकते हैं VBR x प्लस VR x, वाई कॉम्पोनेंट अलग कर सकते हैं VBR y प्लस VR y। डायग्राम से रीड करके VBR x VBR cos थीटा, VR x VR, VB y VBR y VBR sin थीटा प्लस VR y विच इज 0। तो बोट के x और y में वेलोसिटीज आ गई। बोट कहीं पे भी पहुंचे, y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा W के बराबर होगा, तो टाइम वंश वहां से आ जाएगा, टाइम इज डेल्टा y बोट अपॉन VB y। तो यहां से अपना टाइम आ गया, और उस टाइम में ड्रिफ्ट कितनी होगी, डेल्टा x बोट VB x इंटू टी, ये हमारी ड्रिफ्ट हो गई। तो ये हमने जनरल किया, और उसके बाद में ये हमने क्या किया, हमें कई बार ऐसा होता है कि ये मैं आपको बता रहा था कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच करना है, इसी में दिया था मैंने, क्रॉसिंग द रिवर मिनिमम ड्रिफ्ट एंड देन, हाँ, तो हमें यहाँ पे टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये तो अपन ने पूरा कर लिया, यहाँ तक आ गया अपन। और इस समय वेलोसिटी कितना एंगल पर आ रही है, tan phi कितना है, tan phi हो गया VBY अपॉन VBX, ग्राउंड से कितना एंगल पर आ रही है, VBY अपॉन VX, तो ये एंगल हो गया।
है ना। तो कोई क्वेश्चन ऐसा ही होगा जिसके डिमांड होगी कि भाई हमें ओ से ए पे पहुंचना है, ओ से ए पे पहुंचना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर वेलोसिटी चाहिए, तो कितने एंगल पे हेड करें। हेड करने का मतलब होता है कि रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करें। तो माना रिवर के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे ट्रैवल करें, तो वी आर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल निकालना है, वी वेक्टर, वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज वी वेक्टर। तो tan फाई हमें चाहिए, तो tan फाई इज वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई को ब्रेक करेंगे, वी आर वाई प्लस वी वाई, इसको ब्रेक करेंगे, वी आर वाई प्लस वी वाई, इसको ब्रेक किया, वी आर एक्स प्लस वी एक्स, वैल्यूज डाली। अब हमें फाई मालूम है क्योंकि हमें कहां जाना है वो लोकेशन मालूम है, तो ये फाई मालूम है और हमें थीटा निकालना है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम थीटा निकाल सकते हैं। एक तरीका ये रहा। दूसरा मैंने बताया था कि ट्राइंगल बना लो, तो ट्राइंगल बना लो, तो ये वी है, ये वी है और ये वी है, और ये पूरा एंगल ग्रीन वाला थीटा है और ये वाला एंगल फाई है, ये फाई है तो ये भी फाई हो गया, और ये पूरा थीटा और ये फाई है तो अंदर वाला एंगल हो गया थीटा माइनस फाई। और फिर अपन साइन रूल लगा सकते हैं, वी आर अपॉन दिस साइन ऑफ दिस बराबर वी आर अपॉन साइन ऑफ दिस, और इससे सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो ये आपको समझाया था। तो एक तो हो गया जनरल थीटा पे हेडिंग हो रही है तो टाइम कितना लगेगा, ड्रिफ्ट कितना होगा वो निकालना। दूसरा, यदि हमें किसी टारगेट की तरफ पहुंचना है तो कितने एंगल पे हेड करें वो कैलकुलेट करना, ये वाली सिचुएशन होगी। फिर उसके बाद में क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो आपको समझाया कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो ऐसे में डेल्टा वाई फिक्स्ड है, तो वाई में वेलोसिटी मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए, और वाई में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वीबीआर के बराबर हो सकती है। तो मिनिमम टाइम जो आएगा वो डब्ल्यू अपॉन वीबीआर आएगा, और उसके इसमें ड्रिफ्ट इतनी होगी। सेकंड बताया क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, वो तो हो गया। फिर बताया क्रॉसिंग टू रीच एट डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, और या फिर हमें पहुंचना है थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, टू रीच एट डायरेक्टली ऑपोजिट एंड और क्रॉसिंग द रिवर थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऐसे में हमें गिवन है वी आर से बड़ा है, तो डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे तभी पहुंच पाएंगे जब वी आर से बड़ा हो। तो हमने फ्लो के नॉर्मल से थीटा एंगल पे हेड किया, और वीबीआर और वी आर का रिजल्टेंट इधर आ जाना चाहिए। तो ये थीटा निकालना है, तो थीटा हो गया tan साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो थीटा की वैल्यू आ गई कि फ्लो के नॉर्मल से कितना एंगल पे हेड करना है अपस्ट्रीम, या फ्लो से एंगल बताना है तो फ्लो से एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये चीज हो गई। हमें टाइम निकालना है तो y में वेलोसिटी आ रही है vb विच इज वीबीआर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अंडर रूट, तो जो टाइम है वो हो गया w अपॉन वीबी, तो ये टाइम हो गया। बट ये सिचुएशन तभी फीजिबल है जबकि वीबीआर वी आर से बड़ा है। यदि वीबीआर वी आर से छोटा है तो इस केस में जब मिनिमम ड्रिफ्ट पूछी जाएगी तो फिर हम जनरल थीटा एंगल पे हेड किए, टाइम निकाला, ड्रिफ्ट निकाली, और फिर ड्रिफ्ट को मिनिमाइज किया, या फिर ये वेक्टर वाला मेथड बताया जिससे कि हम मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कितना एंगल पे हेड करें वो आया। ठीक है, और इस केस में हमें वॉकिंग स्पीड भी गिवन है, तो हमें ओ से ए पहुंचना है मिनिमम टाइम में, तो ओ से मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो पहले अपन ने थोड़ा डाउनस्ट्रीम हेडिंग की और फिर वॉक करके अपन बी से ए पर आए, टोटल टाइम आया, और फिर उसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। इज इट ओके? हाँ हाँ, वीबीआर लेस देन वीआर है तो अपन डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस केस में हमसे पूछा जाएगा फाइंड द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट एट व्हाट एंगल शुड द बोट बी हेड टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। तो हमने बोला फ्लो के नॉर्मल से थीटा एंगल पर, और फिर मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए इतना एंगल चाहिए अपने। दोनों में अंतर क्या है? हाँ, इसमें क्या है, इसमें हमें जो डेटा गिवन है उसमें वीबीआर की वैल्यू वीआर से बड़ी रखी है, सो 5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसी सिचुएशन में ही हम डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए एक्स में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। एक्स में वेलोसिटी जीरो तभी होगी जब वीबीआर का ये वाला कंपोनेंट वीआर को कैंसिल करेगा, उसके लिए वीबीआर बड़ा होना चाहिए वीआर से। यदि वीबीआर लेस देन वीआर है तो हम कभी डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वीबीआर का ये वाला कंपोनेंट वीआर को कैंसिल नहीं कर पाएगा, या ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वीबीआर छोटा है वीआर से, तो फिर ये हाइपोटेन्यूज बन ही नहीं सकती है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे टेढ़ा जाएगा वो, क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो ये राइट एंगल बन ही नहीं पाएगा,
ऐसे टेढ़ा जाएगा। तो इस केस में फिर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल। जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मिनिमम कितनी पॉसिबल है। तो हमने बोला चलो फ्लो के नॉर्मल से थीटा एंगल पे लेते हैं, ड्रिफ्ट कैलकुलेट किया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और उसको मिनिमाइज कर दिया, तो मिनिमम ड्रिफ्ट आ गई अपनी। VBR sin theta should be less than VR। VBR sin theta less than VR वो की कंडीशन नहीं है। VBR sin theta less than VR मतलब वो ऑटोमेटिकली थीटा आएगा ही ऐसा कि VBR sin theta VR से छोटा ही होगा, अपने आप आएगा सॉल्व करने पे। VBR sin theta VR के बराबर हुआ तब तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी, which is not possible। एक्चुअली VBR sin theta VR से छोटा ही हुआ ना, क्योंकि VBR खुद ही VR से छोटा है। नहीं, एक सेकंड समझो मेरी बात। हम वो सिचुएशन कर रहे हैं जिसमें VBR VR से छोटा है और हमें यहां से रिवर क्रॉस करते हुए मिनिमम ड्रिफ्ट करनी है, ये हमारी प्रॉब्लम का एम है। यू आर सपोज टू क्रॉस द रिवर बट विथ मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट। तो इस केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो ड्रिफ्ट के लिए VBR sin theta VR से छोटा होना चाहिए, तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट करनी है, तो हमने माना अब ड्रिफ्ट कम करनी है तो चलेंगे तो इधर की तरफ ही, तभी कम होगी। तो हमने नॉर्मल से थीटा इधर ले लिया, फिर ड्रिफ्ट निकाल ली, ये ड्रिफ्ट आई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि VBR sin थीटा हमेशा VR से छोटा ही होगा, बिकॉज VBR VR से छोटा है। तो ड्रिफ्ट आ गई। अब हमें वो थीटा चूज करना है जिसके लिए ड्रिफ्ट मिनिमम आएगी, तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल टूल जो है वो डेरिवेटिव है। हमने मिनिमम डेरिवेटिव लिया, जीरो के बराबर किया तो साइन थीटा आ गया। इस साइन थीटा पे यदि हम हेड करेंगे तो VBR जो ड्रिफ्ट होगी वो मिनिमम आएगी। क्लास के बाद पूछ लेना, हम थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, क्लास के बाद पूछ लेना। चले हम आगे यहाँ से, ठीक है। तो अपन अभी रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में कैटेगरी 1 की प्रॉब्लम को कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मीडियम है, ग्राउंड है, और वहाँ पे अपन एक ट्रॉली वाला केस, मूविंग फ्रेम से ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, वो वाला सिचुएशन कर लिया। मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फ्रेम अप मूव कर रहा है या फ्रेम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, दोनों सिचुएशंस अपन ने डिस्कस कर ली कि कैसे डील करेंगे। उसके बाद में हमने रिवर वाला सिचुएशन देख लिया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके बाद आगे का थ्योरी लेंगे हम लोग। ये मॉड्यूल में मिसलेनियस 13 है। मॉड्यूल में मिसलेनियस 13 है। A very broad elevator is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Elevator up जा रही है आनंद। At the instant when its velocity is 2 meter per second, a ball is projected from floor of the lift with a speed of 10 meter per second. जब एलिवेटर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, उसी समय अपन ने बॉल थ्रो की है at 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव टू लिफ्ट दिया हुआ है। A ball is projected from the floor of the lift with a speed of 10 meters per second at an angle of 37 degree to the lift. कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में होगा। बोल रहे हैं फाइंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच द बॉल सीम्स टू बी प्रोजेक्टेड एज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, एंड द रेंज ऑफ बॉल ओवर द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। तो प्रॉब्लम को कैटेगराइज करना है। तो ये कौन सी कैटेगरी में है? 2D में रिलेटिव मोशन, और उसमें कैटेगरी 1 जहां पे कि ऑब्जेक्ट मीडियम ग्राउंड है ना, मूविंग फ्रेम से अपन ने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब अपने को निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले पिक्टोरियली सिचुएशन को एक बार डिपिक्ट कर लें। तो ये एलिवेटर है, एलिवेटर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है हमें, एक्सेलरेशन दे रखा है, और यहां से अपन एक बॉल को 37 डिग्री पे एलिवेटर के रिस्पेक्ट में
लॉन्च किया, ये एलिवेटर के रेस्पेक्ट में u of ball related to elevator and this is theta of ball related to elevator. ठीक है ना, इस समय एलिवेटर की स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड और एलिवेटर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से महर्थ ऊपर जा रही है, ये अपने गिवन है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एंगल होगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो होगी उसका कितना एंगल होगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, बॉल एलिवेटर ग्राउंड, बॉल का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, एलिवेटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ग्राउंड के एंगल रिस्पेक्ट में एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल से, तो Vy अपॉन Vx। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें एंगल निकालना है, तो tan phi is Vby Uby अपॉन Ubx। इसको ब्रेक करते जाओ, u ऑफ बॉल इन y अपॉन u ऑफ बॉल इन x। तो u ऑफ बॉल इन y को ब्रेक कर लेंगे, u ऑफ बॉल रिलेटिव टू एलिवेटर इन y प्लस u ऑफ एलिवेटर इन y अपॉन u ऑफ बॉल रिलेटिव टू एलिवेटर इन x प्लस u ऑफ एलिवेटर इन x। u ऑफ बॉल रिलेटिव टू एलिवेटर इन y 2 मीटर कितने से फेंका है अपन ने फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से 37 पे, तो दिस इज 10 साइन 37। इस समय एलिवेटर की स्पीड है 2, ये 10 कॉस 37, एलिवेटर की स्पीड 0 है, तो ये 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 8 1 आ गया, यानी कि फाई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, है ना। ये हो कैसे रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू एलिवेटर ये इस तरफ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर ये इस तरफ है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आ रहा है। u ऑफ बॉल रिलेटिव टू एलिवेटर प्लस u ऑफ एलिवेटर u ऑफ, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल फाई निकालना था, तो tan फाई अपन ने किया ub बाय अपॉन ubx। यस नो, तो हो गया द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। तो हम कौन से फ्रेम में जाएं, एलिवेटर के फ्रेम में जाएं, तो एलिवेटर के फ्रेम में, तो बॉल जब रिटर्न करेगी एलिवेटर के फ्रेम में, तो एलिवेटर के फ्रेम में जो बॉल रिटर्न करेगी, तो एलिवेटर के फ्रेम में पहले एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू एलिवेटर इज, मैंने कल सिखाया था कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ग्राउंड के फ्रेम में मालूम है, एलिवेटर के फ्रेम में मालूम नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड मालूम है कितना, 10 माइनस जे कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर 2 जे कैप, so this is minus 12 j cap मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें एक्सेलरेशन मालूम है बॉल का, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में नहीं मालूम है, वो काइनेमैटिक्स से निकालना पड़ेगा, ab माइनस ae। तो अपन ने 12 j कैप विद इन माइनस साइन निकाल लिया, ub अपने को मालूम है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो डेल्टा ybe इज ube y t प्लस हाफ abe y टी स्क्वायर, है ना। आप डायरेक्ट 2uy बाई ay लगा सकते हो, 2uy बाई g, बस g में क्या आएगा, g प्लस से आएगा, और uy हमें मालूम है, फास्ट सॉल्व करना है तो 0 बराबर ube अपन ने देखा 10 साइन 37 8, 10 साइन 37 6 t प्लस हाफ माइनस 12 टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ रही है 6 2 12, 12 अपॉन 12 1, तो 1 सेकेंड आ रही है, तो 1 सेकेंड के बाद में गिरेगी, वापस फ्लोर पर आएगी। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में पूछिए, तो मैक्सिमम हाइट कब अचीव होगी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, जब y में वेलोसिटी 0 होगी, तो VBEY
स्क्वायर। मैंने कल बोला था हमारा सिस्टमैटिक लिखना बहुत जरूरी है। अभी हमें स्पीड पे बिल्कुल काम नहीं करना है, केवल लिखने पे ध्यान देना है कि हम प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी है, सिस्टमैटिकली हम सोच रहे हैं। VBE वाई स्क्वायर बराबर UBE वाई स्क्वायर प्लस 2ABE वाई डेल्टा YBE। VBE वाई स्क्वायर 0 है, UBE वाई स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 -12 इंटू HBE। तो HBE की वैल्यू आ रही है 1.5 मीटर। आ रही है? आपको डायरेक्ट करना था UI स्क्वायर बाई 2G। UI एलिवेटर के रिस्पेक्ट में और G की जगह क्या आएगा? G प्लस ए आएगा, G प्लस ए आएगा। तो UI है 36, 6 है, 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 इंटू 12 36/24, तो 1.5 आ रहा है। देन द रेंज ऑफ द बॉल ओवर द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, x में चाहे फ्लोर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देखें, सेम होगा क्योंकि x में एलिवेटर मूव नहीं कर रही है। तो रेंज अपने को निकालनी है। तो डेल्टा x ऑफ बॉल is u of ball in x into t, that is UBE x plus UEX into t, that is 10 cos 37 plus 0, t की वैल्यू 1 आई, तो दिस इज 8 मीटर्स। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में महर्त ट्रेजेक्टरी देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाई एंगल पर है, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है, पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है, पैराबोला। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो एक्सेलरेशन वर्टिकल है, वेलोसिटी किसी एंगल पर है, तो इसमें भी पैराबोला, दोनों में पैराबोला है। हम चले आगे। महर्त, a boy standing on a long railroad car throws a ball straight upwards, बॉल को स्ट्रेट अप थ्रो किया है on a long railroad car. The car is moving in the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square and the projection velocity in the vertical direction is 10. How far behind the boy will the ball fall on the car? A boy standing, तो कैटेगराइज करते हैं, a boy standing on a long railroad car throws a ball straight up. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of this. तो अभी एक फ्रेम है जो कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वहां से बॉल को थ्रो किया है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो फ्रेम वर्टिकल में मूव कर रहा था, अभी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और बॉल थ्रो किया अपन ने। तो गणेश, रिलेटिव मोशन में आएगी प्रॉब्लम, और कैटेगरी 1 में आएगी जहां पे ऑब्जेक्ट है, मीडियम है, ग्राउंड है और हमें उन मोशंस को आपस में रिलेट करना है, तो कैटेगरी 1 में आएगी। तो एक रेल रोड कार है और रेल रोड कार ए एक्सेलरेशन से जा रही है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया है स्ट्रेट अप, तो ये यू ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार गिवन है। हमें ए बी मालूम है या ए बी सी मालूम है? हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉल मालूम है या एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार मालूम है? हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड मालूम है, जी डाउनवर्ड्स, है ना। कार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ए बी सी इज ए बी माइनस ए सी, ए बी इज जी माइनस जे कैप, ए सी इज ए आई कैप। तो कार के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा कि बॉल का वर्टिकल में एक्सेलरेशन जी है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ए पीछे की तरफ है, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं।
बॉल का वर्टिकल में एक्सेलरेशन g है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन a है टुवर्ड्स लेफ्ट। मालूम पड़ रहा है? इसको देखो बिना इक्वेशन के हम फास्ट भी कर सकते थे। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विच इज g डाउनवर्ड्स माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार आगे है तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार पीछे है। तो ये क्योंकि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इन दोनों एरोज को अपन ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कार के फ्रेम में देखने पे बॉल का वर्टिकल में एक्सेलरेशन g डाउन है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन a पीछे है। यस नो? तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो कार के फ्रेम में, ये हम सब कार के फ्रेम में देख रहे हैं, तो कार के फ्रेम में वेलोसिटी अप है वंश विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी अप है और एक्सेलरेशन अप में भी है और हॉरिजॉन्टल में भी है। तो क्या पैरेलल एंटी पैरेलल है क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन? नहीं है। तो ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? पैराबोला होगी। और पैराबोला y में स्ट्रेट अप जाके नीचे आएगा और x में लेफ्ट में जाएगा। तो पैराबोला किधर की तरफ बनेगा? पैराबोला पीछे की तरफ बनेगा, क्योंकि y में तो इन दोनों एरोस की वजह से स्ट्रेट अप डाउन और x में केवल ये है तो पीछे की तरफ। तो पैराबोला ऐसा बनेगा। तो कार पे बैठ के हमें पीछे जाता हुआ दिखेगा। यस नो? अब हमें निकालना है बस हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। ऑन द कार का मतलब है रिलेटिव टू द कार। ऑन द कार का मतलब है रिलेटिव टू द कार। तो हमें कार के फ्रेम में रेंज निकालनी है। तो कार के फ्रेम में रेंज निकालनी है तो वही पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे और फिर रेंज निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन अपन अप्लाई करेंगे। सो डेल्टा वाई बी ई इज डेल्टा वाई, मतलब आप ऐसे ओरली निकाल सकते हो 2u(y) अपॉन जी। तो u(y) रहा, g रहा, तो ओरली आ गया। फिर x में देखो ओरल प्रॉब्लम है ये सब दिख गया अपने को। y में ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है और x में केवल ये एक्सेलरेशन है। तो y में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u(y/g। तो 2u(y/g) ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। 2u(y) कितना देखा है? ट्रेन 2 × 10 अपॉन 10 कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। अब x में इक्वेशन लगानी है रेंज के लिए, हाफ at², हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 मीटर्स। तो ओरल आंसर दे रहे हैं अपन रेंज कितनी है? 2 मीटर्स। बस सिस्टमैटिक लिख रहे हैं खुद को ट्रेन करने के लिए। तो डेल्टा वाई बी सी इज UBC YT प्लस हाफ ABC YT², 0 बराबर UBC एट 10T प्लस हाफ माइनस 10T²। तो T की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। डेल्टा x ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार is u of ball relative to car in x t plus half a of ball relative to car in x t²। ये 0 है, हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर। ये माइनस आ रहा है, वो इंप्लाई कर रहा है कि बॉल किधर गिरेगी? पीछे की तरफ गिरेगी। तो इवन आपको प्रॉब्लम को आती है, मेरा आपसे कहना है सिस्टमैटिक लिखने की प्रैक्टिस करो। लिखना आपने को सिस्टमैटिक है, प्रॉपर इक्वेशन सिंबल के साथ लिखनी है और फिर उसको ओरल कर लो कि एग्जामिनेशन कंडीशन में इसको ओरल कैसे विजुलाइज करेंगे। बट अभी सिस्टमैटिक लिखना है, पहले सिस्टमैटिक लिखना है, फिर उस सिचुएशन को आप देखोगे मैं इसको फास्ट कैसे कर लूंगा। केवल फास्ट करके नहीं छोड़ देना है, नहीं तो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो पहले सिस्टमैटिकली ढंग से इक्वेशन फ्रेम करो, लिखो, ताकि दिमाग एक्चुअल रियल टाइम बढ़िया सोच सके एग्जाम में। और अब इसको ओरली कर लें कि यार वाई में ये यू है और ये जी है, तो टाइम कितना होगा? नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से 2u(y/g) टाइम आ गया, और x में केवल a है तो रेंज कितनी होगी? हाफ at²। तो 2 लाइन में अपना आंसर आ गया। इज दिस फाइन? और ग्राउंड से देखने में मोशन कैसा होगा? ग्राउंड से मोशन देखेंगे, हाँ, तो ग्राउंड से मोशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसमें हमें ये गिवन होना चाहिए कि कार की वेलोसिटी कितनी है जब बॉल को थ्रो की। तो कार की कुछ वेलोसिटी है, हम ये अज्यूम कर लें कि कार के इस समय कुछ वेलोसिटी है। तो ऐसे में बॉल की UBC और UC ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी। UBC प्लस UC ये नेट वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड्स हो गया कार के ग्राउंड के फ्रेम में। तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया, है ना? किधर है प्रोजेक्टाइल? आगे है। अब बिट्स में मेंस में आपको थोड़ा इजी वे में पूछना है प्रॉब्लम को, तो उस ट्रेजेक्टरीज बना के दे दी। एक प्रोजेक्टाइल इधर बना दिया, एक प्रोजेक्टाइल उधर बना दिया, एक स्ट्रेट अप बना दिया, एक ऐसे बना दिया। विथ रिस्पेक्ट टू कार कौन सा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सा है? तो विथ रिस्पेक्ट टू कार पीछे जाएगा, ऐसे है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे है।
अब ग्राउंड पे रेंज निकालनी है तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा 2ux uy बाई जी, तो 2ux uy बाई जी ये रेंज होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी। तो भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, ये वर्टिकल में वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सेम लेवल पे आने के लिए ux इंटू कैपिटल टी विच इज 2ux uy बाई जी, तो 2ux uy बाई जी यहां से रेंज आ गई। इन केस जब कार स्टार्ट हुई है तभी घनिष्ठ फेंका है अपने ऊपर की तरफ, जब कार स्टार्ट हुई है तभी फेंका है, तो यूसी 0 है, तो उस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, a river of width 400 meter with speed vr, a swimmer wants to swim from point A on one shore to another point B on the opposite shore which is 400 meter down the stream. The speed of swimmer with respect to river is 5. vr given है 1, v of swimmer with respect to river given है 5. हमें पहुंचना है 400 मीटर डाउनस्ट्रीम ऑपोजिट शोर पे, तो कितने एंगल पे हेड करें। यहां पहुंचना है हमें 400 मीटर डाउनस्ट्रीम, तो इस लाइन के ऊपर हेड करें या इस लाइन के नीचे हेड करें, ऊपर, क्योंकि रिवर के साथ साथ उधर जाएगा इसलिए। तो वी बी आर वेक्टर ऐसा होना चाहिए और उसमें वी आर ऐड होगा, तो ये a swimmer wants to swim from point A on one shore to another point B on the opposite shore। अच्छा ये पॉइंट ए इसको दे रखा है, ओ की जगह ए है, तो ये है वी बी आर, वी आर, कौन सा एंगल मालूम है इसमें से, नेट ये मालूम है 400 अपॉन 400 कितना हुआ, ये मालूम है, ये और ये सेम है, ये मालूम है कितना 45, और निकालना क्या है, कितने पे हेड करें, ये थीटा निकालना है। क्या करें, आई कैप जे मतलब टैन थीटा से जाओगे, कैसे जाओगे, टैन थीटा से चल जाए, तो हमें टैन फाई वी बी वेक्टर का एंगल, टैन फाई इज वी बी वाई अपॉन वी बी एक्स विच इज वी बी आर वाई प्लस वी आर वाई अपॉन वी बी आर एक्स प्लस वी आर एक्स, दैट इज 1 इक्वल्स वी बी आर है 5 साइन थीटा अपॉन 5 कॉस थीटा प्लस 1। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें अपन, कैसे करोगे सॉल्व, स्क्वायर करके ऐड, स्क्वायर करके करें, है ना, स्क्वायर करना है, फिर
साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है, फिर वहां से साइन थीटा है कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या? ऑल्टरनेटली ट्राइंगल से जाना चाहते हो? तो ये एंगल मालूम है 45 डिग्री, ये एंगल थीटा निकालना, तो ये वाला एंगल फोर्टी फाइव हो गया, और ये वाला एंगल थीटा माइनस 45 हो गया। यस नो? अब साइन रूल लगाएं, ये है वी आर, है वी बी आर, तो वी आर अपॉन तो वी आर अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस 45 बराबर वी बी आर अपॉन साइन ऑफ 45, दैट इज 1/√2 बराबर 5, साइन थीटा माइनस 45 को खोल लेंगे, साइन थीटा कॉस 45 माइनस कॉस थीटा साइन 45, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें। अब मैथमेटिक्स में पकड़ आनी चाहिए अपने को, डाउट है रेज करो। अपन ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में साइन रूल लगाया अपन ने, और साइन थीटा कॉस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन रही है, अब इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, वहां से आएगा। देखो ऊपर नीचे से सेम इक्वेशन आ रही है, 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, यहाँ से भी वही आ रहा है, 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 1, यहाँ से भी वही आ रहा है, सेम इक्वेशन आ रही है। चले हम आगे। प्लेन विंड, स्विमर रिवर, प्लेन और विंड है, स्विमर रिवर है, बोट रिवर है, साउंड विंड है, सब एक ही चीज है। बेसिकली कैटेगरी क्या है? ऑब्जेक्ट मीडियम ग्राउंड, ऑब्जेक्ट मीडियम ग्राउंड, तो उसी कैटेगरी में। तो देखो ये भी उसी कैटेगरी में। अ प्लेन कैन फ्लाई एट 50√2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, हैज टू रीच अ डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, a 50 kilometer per hour wind blows from the west, what is the required heading of the plane? तो in still air a plane can fly at 50√2 kilometer per hour in still air,
महर्त ये वो वेलोसिटी है जिसमें मीडियम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो इंजन से जनरेट हो रही है. दैट मींस दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू विंड. विंड के रिस्पेक्ट में, विंड नहीं है तो इतनी वेलोसिटी होगी, तो विंड के रिस्पेक्ट में. तो विंड के रिस्पेक्ट में वंश 50 √2 किलोमीटर पर आ रहा है, और जाना कहाँ है, 600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जाना है, और 50 किलोमीटर पर आवर विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट, मतलब कहां से कहां जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है. तो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये अपने को रिलेट करना है. तो अपन ने डिफाइन कर दिया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और एक पॉइंट से प्लेन स्टार्ट हुआ, और यहां से जाना है 600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट. केवल नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, उसका मतलब है कितना एंगल पे, 45 डिग्री पे. तो ये नॉर्थ ईस्ट में ओ से ए जाना है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे जाना है. ये किसकी वेलोसिटी है, ओ से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां से वहां जाना है. मतलब कौन सा एरो है, वी ऑफ प्लेन, वी ऑफ प्लेन, कि हमें ओ से ए पहुंचना है. दिस इज वी ऑफ प्लेन. और विंड ब्लो कर रही है किधर की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट. ये विंड ब्लो कर रही है कितने से, 50 से. हमने प्लेन की स्पीड बहुत कम ली है, 50 √2 ली है, वो एक्चुअली डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए ली है ना. 100s में होगी स्पीड, तो हमने 50 √2 ली है. तो प्लेन की स्टिल एयर में स्पीड है 50 √2, और विंड की स्पीड है 50. तो ये विंड की स्पीड, ये 50 हो गई. तो विंड इधर जा रही है, तो हमें किधर हेड करना पड़ेगा. ये वाला क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है. वहां रिवर फ्लो कर रही थी, यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है. वहां बोट को ओ से जाना था, अभी प्लेन को ओ से जाना है. फ्रेंड्स, तो अपन थोड़ा किधर हेड करें, थोड़ा अपस्ट्रीम हेड करें, थोड़ा अपस्ट्रीम हेड करें, थोड़ा अपस्ट्रीम हेड करेंगे, सच दैट ये ऐसे हो जाए. तो ये VPW, ये VW, और ये VP. हमें VPW गिवन है, हमें VPW गिवन है, और VW गिवन है, और हमें निकालना क्या है, ये हेडिंग, ये थीटा निकालना है. सेम पहले वाले मेथड से, या तो ट्राइंगल बना के करें, ट्राइंगल साइन रूल से करें, और या फिर VPY अपॉन VPX से करें. यस नो, डाउट रेस कर दो फटाफट, जो समझ में नहीं आ रहा है पूछो मुझसे आराम से. जो वाला सिंबल समझ में नहीं आ रहा है पूछो जल्दी. पीयूष कुछ कहना है, दीपिका कुछ कहना है, और किसी कुछ कहना है. छोड़ दें इसको. ठीक है, अपन बात कर रहे हैं मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग particles, two uniformly moving particles. ऐसे दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी. ए अल्फा एंगल पे जा रहा है VA से, और बी
बीटा एंगल पे जा रहा है, वी ए अल्फा वी बी बीटा, यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं और इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन चाहिए, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन चाहिए। किसी भी रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम को हम ग्राउंड फ्रेम में भी देख सकते हैं और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं या दोनों अंडर ग्रेविटी हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा यूनिफॉर्म हो जाएगा कि दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हवा में फेंका दोनों को, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउन है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा होगा। अब इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन निकालना है, तो एक रिलेटिव वाले मेथड से जाएंगे और एक ग्राउंड वाले मेथड से जाएंगे। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कैसे ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। वो स्ट्रेट लाइन निकाल ले किधर जा रहा है। जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं मतलब वो पार्टिकल स्टॉप्ड है, तो ऐसे हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बी स्टॉप्ड है, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ए स्टॉप्ड है। तो सपोज ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ए स्टिल हो जाएगा, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकालेंगे, वो कहीं ऐसे आ रही होगी, तो ए तो स्टॉप्ड है और बी उसको ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो बी, तो अपन पहले फिगर देख लेते हैं। तो ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिचुएशन गिवन है। अब यदि इसको ए के रिस्पेक्ट में करें तो ये एरो हट जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए में ए स्टॉप्ड है, यस नो, और विथ रिस्पेक्ट टू ए में वी बी वेक्टर, बी की वेलोसिटी हो जाएगी वी बी माइनस वी ए वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बी की वेलोसिटी होगी ए के रिस्पेक्ट में। वी बी ए इज वी बी माइनस वी ए, तो वी बी इधर है, माइनस वी इधर था, प्लस वी इधर था, तो माइनस वी इधर हो गया, प्लस वी अल्फा ऊपर था तो माइनस वी अल्फा नीचे इस तरफ हो गया, यस नो, तो अल्फा नीचे हो गया। इन दोनों वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट के बीच में आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मैग्नीट्यूड वी बी और इसका मैग्नीट्यूड वी ए, इनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट सपोज इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है, तो ऐसे में ए स्टॉप्ड है, ए क्यों स्टॉप कर दिया घनिष्ठ मैंने, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ए स्टॉप्ड है, और बी की जो वेलोसिटी आ रही है ए के रिस्पेक्ट में वो इस तरफ आ रही है। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसे दिखा देता हूं बस, ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट सपोज इस तरफ आ रहा है, v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, कितना एंगल पे, सपोज थीटा एंगल, तो ये निकाला जा सकता है ना, ये एंगल निकाला जा सकता है। तो ये रिजल्टेंट मोशन हो गया, और मिनिमम सेपरेशन, तो ए स्टॉप्ड है और बी इस लाइन के लॉन्ग चल रहा है 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 चल रहा है, तो मिनिमम सेपरेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मिनिमम सेपरेशन जो है ये मिनिमम सेपरेशन हो गया, दिस इज डी मिन, ये डी गिवन है, सो दिस इज डी मिन, यस नो,
तो अपन जैसे इधर एक्स एक्सिस ले लिए, इधर वाई एक्सिस ले लिए, तो tan थीटा वी बी एक्स अपॉन इन दोनों का x कॉम्पोनेंट और इन दोनों का y कॉम्पोनेंट। तो y कॉम्पोनेंट कितना होगा, वी बी साइन बीटा प्लस वी ए साइन अल्फा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वी बी साइन बीटा प्लस वी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, एक x के ऊपर है एक x के नीचे है। तो x में कितना होगा, वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा, x में y में सॉरी वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा, ये y में हो गया। x में कितना होगा, वी बी कॉस बीटा प्लस वी ए कॉस अल्फा। तो tan थीटा हो गया, tan थीटा इज वी बी ए वाई अपॉन वी बी ए एक्स, दैट इज वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा अपॉन वी बी कॉस बीटा प्लस वी ए कॉस अल्फा। ये tan थीटा आ गया। ये tan थीटा आ गया, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट का एंगल। तो इतना एंगल, ये थीटा आ गया, तो डी मिन अब आ गया। डी मिन कितना है, डी, ये हाइपोटेन्यूज है, डी मिन इज डी साइन थीटा, डी मिन इज डी साइन थीटा। और इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम t when minimum separation occurs, तो t is bc अपॉन vba। इतनी स्पीड से इस लाइन के लॉन्ग चल रहा है और bc डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और vba का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, या तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कर लो, और या फिर ये दो वेक्टर्स हैं जो कि अल्फा प्लस बीटा एंगल पर है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो VBA इज VB स्क्वायर में हर्थ प्लस VA स्क्वायर प्लस 2 VBA VB VA कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल इनटू। क्या कोई फॉर्मूला निकल रहा है यहां से, नहीं, केवल टेक्निक निकल रही है, केवल टेक्निक। तो अपने को यदि एडवांस में बढ़िया प्रॉब्लम्स करनी है, वेक्टर्स पे बहुत बढ़िया खतरनाक पकड़ होनी चाहिए अपनी, इन खट से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, उस पर अपन अटकते नहीं है। वेक्टर्स बहुत पावरफुल टूल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिन लोगों को डिस्कम्फर्ट आ रहा है वो वेक्टर्स को हैंडल करने में दिक्कत है, और वेक्टर्स में बस कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऐड करना है, एक्स कंपोनेंट अलग ऐड किया, वाई कंपोनेंट अलग ऐड किया, फिर रिजल्टेंट का एंगल निकाल लिया। तो ये मुझे निकालना था वीबी माइनस वी ए का एंगल, है ना। तो वीबी वेक्टर वीबी माइनस वी ए, तो वीबी इधर है माइनस वी इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो मैंने एक्स में अलग निकाला, कितना, वीबी कॉस बीटा वी ए कॉस अल्फा, वाई में वीबी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा, रिजल्टेंट आ गया tan थीटा दिस अपॉन दिस, वहां से एंगल आ गया। तो आपको सिचुएशन नहीं समझना कि कहां दिक्कत आ रही है, कि वेक्टर्स में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा वेक्टर्स को केयरफुली टाइम देना है, अच्छी तरह से टाइम देना है, घबराना नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। जिसने क्लास 11-12 पास किया वो सब इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, आप फालतू का डर रखते हो दिमाग में, आवाज है क्या, बेसिक कंपोनेंट्स है और बेसिक कॉमन सेंस है, और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा अंदर से भरोसा रखो कि नहीं कर सकते हैं अपन, कुछ एडवांस कुछ नहीं, सारी चीजें बेसिक्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक फिजिक्स, जिसको अपने को अप्लाई करना है अच्छी तरह से। तो ये वापस सिचुएशन में जाता हूँ, ए हमें दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एट 37 डिग्री from above horizontal 53 degree above horizontal at a separation of 100 meters, find the minimum separation between them। ये प्रोजेक्टाइल के केस में हो सकता है, एक को A से प्रोजेक्ट किया, एक को B से प्रोजेक्ट किया, इतने एंगल पे, इतनी स्पीड से, इतने सेपरेशन पर, और बोला फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। तो क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन 0 है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कि ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी देखनी, वो उस लाइन के लोग वो मूव कर रहा है, ये मिनिमम सेपरेशन हो गया। तो पहले ये थीटा निकालना, उसमें वेक्टर्स की एप्लीकेशन, उसको सीखना है, वहां पे टाइम देना है अच्छी तरह से। थीटा आ गया, ये डी है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो डी मिन अपॉन डी साइन थीटा, सो डी मिन इज डी साइन थीटा।
अब यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, बीसी, बीसी ट्रैवल करना है, विच इज डी कॉस थीटा, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, वीबीए, तो वो इन दोनों वेक्टर्स का ऐड करके निकालना है, तो वहां से बीसी अपॉन वीबीए, वहां से टाइम आ गया अपना, ऐसे अपन डील करेंगे। ग्राउंड फ्रेम में मैं यहां आगे बढ़ू, मैं ये हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ग्राउंड फ्रेम में करना चाह रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम में बड़ा सिस्टमैटिक सोल्यूशन होता है। ग्राउंड फ्रेम में क्या होता है, एक जगह ओरिजिन फिक्स करते हो, एक जगह ओरिजिन फिक्स करते हो, दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, और उसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, और उस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर देते हो। तो जैसे मान लो इस प्रॉब्लम को मुझे ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना है, तो ग्राउंड फ्रेम में हमने क्या किया, एक जगह ओरिजिन फिक्स कर दिया, तो यहां मैंने ओरिजिन फिक्स कर दिया, और ये मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन डिफाइन कर दी, एक्स वाई ओरिजिन। अब x में काम आएगा, x बराबर एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, वाई में काम आएगा वाई नॉट प्लस वी वाई, और बाय द वे एक्सेलरेशन हुआ तो एक्सेलरेशन वाली टर्म और आ जाती है, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब एक्स ए इज एक्स नॉट ए जीरो प्लस वी ए कॉस अल्फा इंटू टी, वाई नॉट ए जीरो प्लस वी ए साइन अल्फा इंटू टी, एक्स बी एक्स नॉट बी विच इज डी, एक्स नॉट बी विच इज डी, और उसका एक्स कॉम्पोनेंट किधर है, नेगेटिव में, माइनस वी बी कॉस बीटा इंटू टी, वाई बी वाई नॉट बी जीरो प्लस वी बी साइन बीटा इंटू टी, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डी स्क्वायर इज एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर, वाई ए माइनस वाई बी का स्क्वायर, दैट इज एक्स ए माइनस एक्स बी, तो वी ए कॉस अल्फा टी, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस वी बी कॉस बीटा टी माइनस डी का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस वाई बी, वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन बीटा इंटू टी का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब मिनिमम के लिए और मिनिमम सेपरेशन क्या करें, डी बाई डी स्क्वायर ऑफ डी टी बराबर जीरो, डी मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ डी स्क्वायर इज जीरो, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, टाइम आ जाएगा जिसमें मिनिमम सेपरेशन आएगा, उस टाइम को वापस डाल देंगे, तो डी मिनिमम आ जाएगा। यस नो, डाउट रेज करो। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में अपन ने एक जगह महर्थ ओरिजिन फिक्स किया, बेसिक इक्वेशन से काइनेमैटिक्स की अपन ने सेपरेशन निकालने के लिए। अच्छा ये डी और ये डी कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपको, मैंने यहाँ पे डी की जगह कुछ और सिंबल ले लें अपन, इसको एल ले लें अपन इसको, क्योंकि ये डी तो दे रखा है अपने को, और यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, तो इसको अपन एल ले लेते हैं ना। फ्रेंड्स हम चले आगे, ठीक है। तो ये मिनिमम सेपरेशन दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिजन।
condition of collision of two particles moving uniformly with respect to each other. महर्त वहां पे बैठा हुआ है और मैं महर्त के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट ट्रैवल करता हुआ उससे भिड़ना चाहता हूं. कितने रास्ते हैं मेरे लिए? मेरे पे कंडीशन है मुझे स्ट्रेट ट्रैवल करना है घनिष्ठ, स्ट्रेट ट्रैवल करना है और महर्त से टकराना है. वंश कितने रास्ते हैं मेरे लिए? एक ही है. कौन सा? स्ट्रेट महर्त की तरफ ट्रैवल करो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. यदि एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है और इससे टकरा रहा है तो उसके हमेशा इसी की तरफ आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और वे ही नहीं है. एक्सेलरेट करते हुए तो कैसे भी आ सकते हो, कर्व ट्रैक पे तो कैसे भी आ सकते हो घूमते फिरते, बट स्ट्रेट आना है, यूनिफॉर्मली मोशन है, स्ट्रेट आना है तो एक ही रास्ता है कि वो स्ट्रेट लाइन की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए. तो इस केस में हम उस कंडीशन को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? तो ये है किसी कोई भी दो पार्टिकल है तो उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे ना अपन. तो वो स्ट्रेट लाइन मैंने बना ली, इनके बीच में ये डी सेपरेशन है, इसकी वेलोसिटी रखी है ऐसे वही अल्फा पे, इसकी वेलोसिटी रखी है बीटा पे, अब इन दोनों को मिलना है. तो B will the two particles moving uniformly with respect to each other will collide in subsequent motion if relative velocity of one particle is directed towards the other particle. इसको यदि मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैथमेटिकली ऐसे हो जाएगी. VBA वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होनी चाहिए? B की A के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किधर की तरफ होनी चाहिए? A की तरफ, मतलब B से A की तरफ होनी चाहिए. तो VBA का जो डायरेक्शन है वो किधर होना चाहिए? B से A की तरफ, दैट इज R ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B की तरफ होना चाहिए. ये चार लाइनों को कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है. वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A should be directed from along the position vector of A with respect to B. Position vector of A with respect to B ये क्या होगा? RAB. Position vector of A with respect to B वो क्या होगा? RAB. उसकी डायरेक्शन क्या होगी? RAB कैप. RAB कैप. तो VBA की जो डायरेक्शन है which is VBA कैप वो किधर होनी चाहिए? R of A with respect to B उस डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो शॉर्ट में लिखा. इसी को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखना है. मान लो ऑप्शंस में दिया हुआ है तो अपन ऐसे लिखेंगे VB माइनस VA अपॉन
ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसका उल्टा हो गया, मान लो मैंने लिखा VBA कैप महर्ट is along RBA cap, B की A के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किधर है, जो B का A के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो इधर है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअसली वो किधर जाता रहेगा, दूर जाता रहेगा। If we be this, then separation will increase continuously, क्योंकि पार्टिकल अवे जाता जाएगा इसलिए। यस नो? हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको फिगर की फॉर्म में दिखाऊं तो ऐसे दिखाना चाह रहा हूं मैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट देख रहे हैं। कौन स्टॉप्ड है, ए स्टॉप्ड है। जिसके रिस्पेक्ट में इनिशियल देखते हैं वो स्टॉप्ड है, ए के रिस्पेक्ट देख रहे हैं तो ए स्टॉप्ड है। दिमाग को सिग्नल देना है भैया ए स्टॉप्ड है। और बी की वेलोसिटी किधर चाहिए अपने को, ए की तरफ चाहिए, अभी टकराएगा तो VBA वेक्टर इधर होना चाहिए। और ये वेक्टर क्या कहलाता है, इस वेक्टर का क्या नाम है, ये किसका पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में है, ए का बी के रिस्पेक्ट में। तो VBA की डायरेक्शन किसके अलोंग है, RAB के अलोंग है, वही लिखा है मैंने। और यदि RBA के अलोंग हो गई, इस तरफ हो गई VBA, तो फिर क्या होगा, पार्टिकल कंटिन्यूअसली अवे जाता रहेगा, दूर जाता रहेगा। हाँ, तो ये लिखा अपन ने। तो अपन इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, तो हमें यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के अलोंग चाहिए, यानी कि लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितनी होनी चाहिए, इन दिस केस relative velocity perpendicular to the line joining the two particles must be क्या, zero, must be zero। इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि VB दिव्यांश VB साइन बीटा बराबर VA साइन। इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट बराबर है तो रिलेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस नो? और टाइम कितना लगेगा मिलने में, टाइम टू कोलाइड, टाइम T टू कोलाइड कितना चलना है रिलेटिव में, D चलना है। कितनी स्पीड से चलना है, D अपॉन VB cos बीटा माइनस VA cos। ये टाइम हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी इसी के अलग आ रही है ना, और ये कितनी होगी, VB cos बीटा माइनस VA cos अल्फा, कितनी होगी, VB cos बीटा प्लस VA cos अल्फा। यस नो? ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में प्रिंस सोच के बताओ मुझे क्या करूं। ग्राउंड फ्रेम में जब भी करना है तो एक जगह ओरिजिन XY दोनों की पोजीशंस, और फिर क्या करें, मिलना है तो इक्वेट कर दें। ग्राउंड फ्रेम में एक जगह ओरिजिन फिक्स करेंगे, इसका X और Y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसका X और Y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अभी लिखा था अपन ने, ये X कोऑर्डिनेट लिखा, दोनों के X कोऑर्डिनेट लिखे, दोनों के Y कोऑर्डिनेट लिखे, मिल रहे हैं तो एक ही जगह पे आ गए। ये XY एक ही ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखे हुए, तो पोजीशन सेम है। तन में कहाँ है, हाँ, तो पोजीशन सेम है
तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को बराबर कर देना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को बराबर कर देना है, तो अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। देखो x कोऑर्डिनेट्स को बराबर करेंगे तो d बराबर वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस बीटा इंटू टी आ गया। y कोऑर्डिनेट को बराबर कर रहे हैं तो वी ए साइन अल्फा टी बराबर वी साइन बीटा टी आ गया, तो वी ए साइन अल्फा बराबर वी बी साइन बीटा आ गया। यस नो? ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ कोलिजन हो गई कि ग्राउंड फ्रेम में दोनों की पोजीशन सेम कर दो और या फिर एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के अलग होनी चाहिए। बट इसमें कंडीशन क्या है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक्सेलरेशन है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तब हम चले आगे। Two particles A and B are projected from the two towers of height h1 and h2. Particle A is projected at speed va at an angle alpha. Particle B is projected vb at an angle beta. If they collide in air, what is the distance d between the towers? तो देखो कैटेगरी क्या है, सबसे पहले दो पार्टिकल्स के बीच में गैप में इंटरेस्टेड है, दो पार्टिकल्स की दो मूविंग पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में गैप में इंटरेस्टेड है, तो ये कैटेगरी 2 हो गई। अब वो ऑब्जेक्ट मीडियम ग्राउंड नहीं है, रिलेटिव मोशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो दो कैटेगरी में ब्रेक होती है। पहला ऑब्जेक्ट मीडियम ग्राउंड, सेकंड कैटेगरी दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है और 2D में, 1D की जगह 2D में है। हमें निकालना है तो दोनों अंडर ग्रेविटी है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि तन में एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। अब देखो बोला है इफ दे कोलाइड इन एयर व्हाट इज द डिस्टेंस डी बिटवीन द टावर्स, तो आप रिलेटिव में जाना पसंद करोगे, ग्राउंड फ्रेम में जाना पसंद करोगे? वो जो कंफर्ट आप ढूंढते हो ना, नहीं तब देखना प्रॉब्लम देखते ही कंफर्ट आराम से, जैसे मेरा जो कंफर्ट दिखता है लिखते वक्त और आप वो कंफर्ट ढूंढते हो, कैसे आएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आएगा। किसी प्रॉब्लम को आसान टफ जज मत करो। ये क्या होता है ड्रॉपर बैच में एक बहुत जो वर्म मतलब कीड़ा, वर्म थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, कीड़ा थोड़ा सा गंदा लगता है, तो दिमाग में एक वर्म घुस जाता है, दिमाग में कीड़ा घुस जाता है, केवल डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, केवल डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो वो नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उनके थ्रू अपने दिमाग को ट्रेन करना है। तो ये वेक्टर्स और इन सब में आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज शीट निपटा दी, 2 घंटे बैठे निपटा दी, 3 घंटे बैठे निपटा दिए, अब तो क्या मजा आता है पढ़ने में। 11-12 में स्ट्रगल, पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता था कि 11-12 में चीजें समझ में नहीं आती थी उतनी गहराई में। यही लेक्चर यदि मैं 11th वाले बच्चों का लेता हूँ तो बहुत सारी चीजें ऊपर से जाती हैं, क्योंकि मैथमेटिकली वो मैच्योर नहीं होते हैं समझने के लिए। आप मैथमेटिकली मैच्योर हो तो आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, तो आपको करना क्या है, आपको चैप्टर खत्म हुआ बैठ रहा है कि भैया ये इतने क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठना है, लगाना है एक बार में, लगाना है बैठ के सिंगल सेटिंग में लगाना है। फिर जो डाउट्स आते हैं वो आपस में कॉमन डिस्कस करना है और फिर टीचर के पास जाना है, या क्लास में डिस्कशन हो रहा है तो क्लास में करना है। तो अभी हम आज का लेवल देख रहे हैं, जून का लेवल देख रहे हैं, आज 17 जून है तो 17 जून का लेवल देख रहे हैं। 17 जुलाई को 1 महीना लगातार प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो 1 महीने की प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग की वजह से आपका दिमाग, और इस मेच्योरिटी से समझो 11 में 1 महीना और आज का 1 महीने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आज आपके पास बहुत शानदार मेच्योरिटी है, मैथमेटिकल मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, थिंकिंग एबिलिटी फार बेटर है। तो अब 1 महीना जब आप 30 दिन लगातार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो जुलाई 17 में आपका वर्जन बहुत बेटर होगा, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, तो दिसंबर जनवरी तक तो आपका वर्जन बहुत बहुत बेटर हो चुका होगा। पेशेंस रखना है, बस आराम आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जल्दी थ्योरी फिनिश करना है, समझना है, प्रॉब्लम्स में आना है, एक्सरसाइज शीट्स निपटानी है, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, बस क्वेश्चंस करने हैं, डिस्कशन करना है, मज़ा आता है पढ़ने में। 5-6-7 घंटे पढ़ाई आराम से होगी, क्योंकि अब चीज़ें होती हैं समझ में आती हैं इसलिए, तो पर कुछ आदतें पुरानी वाली रहेगी।
यूट्यूब रहेगा, इंस्टा रहेगा, गेमिंग रहेगा, ये रहेगा, वो आते हैं हमेशा परेशान करेगी क्योंकि वो आपका इंटीग्रल पार्ट है। तो वो फोर्स करके अपने को हटानी पड़ेगी कि डिवाइसेस हैं अपने पास में, सरेंडर कर दो। अभी डिवाइसेस हैं तो सरेंडर कर दो कि अभी नहीं चाहिए होगा मैं ले लूँगा, सरेंडर कर दो। तो अभी बस एक महीना में ढंग से पढ़ लिया ना तो ऐसा शानदार मोमेंटम बनेगा आपका, क्योंकि आपसे प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होंगी। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, आंसर्स मिलते हैं, क्लिक करता है कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो किक मिलता है पढ़ाई का। तो बस क्लास में सीखो, घर पे फटाफट थ्योरी का एनालिसिस करो, एक बार पूरा ओवरव्यू बनाओ, कहाँ डिस्कम्फर्ट आ रहा है उसको एड्रेस करने की कोशिश करो, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और सोल्यूशन में यही है, एक प्रॉब्लम पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लग रहा है अभी नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। जितने भी लोगों ने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया है वो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक क्या स्किल डेवलप करनी है आपको, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इत्मीनान से पढ़ सकते हो, बिना हार्ट बीट तेज हुए, बिना फ्रस्ट्रेशन आए, बिना डिसअपॉइंटमेंट आए, बिना एंगर आए। आप किसी भी प्रॉब्लम को 3 बार पढ़ सकते हो और फिर उसको कॉन्शियसली आप छोड़ सकते हो कि नहीं, इट इज ओके, दिस इज डिफिकल्ट, राइट नाउ ये मेरे लेवल के बियॉन्ड जा रही है। ऐसे खुद से बात करनी है। ड्रॉपर बैच में आने का मतलब ये नहीं कि अब आपसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कोई एकदम दिमाग में क्या हो गया बताओ, अभी 17 मई को आपने एग्जाम दिया, जिन लोगों ने दिया, और अभी 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपका दिमाग बहुत तेजी से क्लिक करने लग जाएगा? जहां से छोड़े वहीं से तो आगे बढ़ेंगे। बस अब मतलब ऐसा नहीं कि आज आपसे बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी, ये लगातार धीरे 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 पहले से बेटर वे में सॉल्व होने लगेंगे। तो हमें एबिलिटी, जितने भी लोग जेईई एडवांस को एम कर रहे हैं या इवन मेंस बिट सेट कुछ भी हो, हमें एबिलिटी क्या डेवलप करनी है? हमें एक तो ये इजी टफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो जो जनरल वर्म घुस जाता है कि बस टफ 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 करना है, वो नहीं। जो मिला है उसको करना है, उसको फिनिश करना है, जो मिला है उसको फिनिश करना है, पहली चीज। और जितनी बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आपसे नहीं होती हैं, वो आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना टेम्परामेंट डेवलप करते हो, कि आपसे प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी आप 2 से 3 बार पढ़ के दम लगाते हो, कुछ स्टेप्स लिखते हो, सोचते नहीं रहते हो, आप कुछ लिखते हो। आपने फिगर बनाया, आपने डेटा गिवन लिखा, आपने किस टॉपिक का क्वेश्चन है वो लिखा, थोड़ा फोर्स कर रहे हो और फिर ग्रेसफुली उसको छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो, कॉन्शियसली, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना डिसअपॉइंट हुए, बिना गुस्सा किए आप उस प्रॉब्लम को छोड़ रहे हो और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हो। आप सबको मालूम है ये एबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में हम कैसे हिल जाते हैं जब हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो एडवांस का पेपर जिन्होंने भी दिया है, यदि ये देखो, ऐसा नहीं होगा कि इस बैच में बैठने पे आपसे बहुत, मतलब 27 में आप ढेरों प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। एडवांस में हर एक का अपना अपना आईक्यू लेवल होगा, उसके हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप, वही चैलेंज है, उसी को आप हैंडल करना रोज सीख रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम आती है आप एक न्यूट्रल एटीट्यूड डेवलप कर लियो। प्रॉब्लम आई, प्यार से पढ़ेंगे, कैटेगराइज करेंगे कौन से टॉपिक से, 2-3 बार ट्राई करेंगे, नहीं होता है छोड़ देंगे आगे के सीखने के लिए और आगे बढ़ेंगे। आप प्रॉब्लम के साथ अटैच नहीं होते हो, बस आप प्रॉब्लम को देखते हो और या तो सॉल्व होगी या नहीं होगी पहले से आपके दिमाग में क्लियर है। आप दोनों तरफ के लिए तैयार हो, आप चीजों को ईगो पे नहीं लेते हो। होनी चाहिए, होनी चाहिए का कुछ नाम नहीं होता। होनी ही चाहिए कुछ कोई चीज नहीं है, होनी ही चाहिए। आपके दिमाग में क्लिक करेगा तभी तो होगी। पत्थर थोड़ी कि एक ही जगह 2 भी उठा लेंगे, 3 भी उठा लेंगे, पैर नीचे धस रहे हैं तो भी उठा लेंगे। फिजिकल काम थोड़ी है, मेंटल काम है। अंदर से थॉट आएगा तो ही होगा। तो यदि नहीं थॉट आ रहा है मतलब अभी अपन रेडी नहीं है या अपने से कुछ मिस हो रहा है, अपन नहीं ध्यान कर पा रहे हैं, तो पेशेंटली अपन आगे बढ़ जाए। ये एबिलिटी हमें डेवलप करनी है। तो उसके लिए कॉन्शियसली छोड़ना, जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रॉब्लम को ग्रेसफुली, कॉन्शियसली छोड़ना इंपॉर्टेंट है। और वो छोड़ने में आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपने 1-2-3 रीडिंग में कुछ तो सीखा ही है। फ्रस्ट्रेट नहीं हो तो सीखा हुआ याद है, आपके अंदर है। जब प्रॉब्लम टीचर डिस्कस करेगा तो आपको अपना गैप दिख जाएगा कि मैं क्या नहीं सोच पा रहा था, और पिक कर लोगे। और यदि आप वो फ्रस्ट्रेशन में छोड़ रहे हो तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा कि आपने क्या, किस पॉइंट पे आप अटक रहे थे, और टीचर से भी ज़्यादा सीख नहीं पाओगे।
तो हमारा एटीट्यूड जो है वो एक समभाव वाला, इक्वेनिमस एटीट्यूड, एक ही जैसा रहता है, ज्यादा अप डाउन नहीं होते। एग्जाम में अच्छा करना है तो ज्यादा अप डाउन नहीं होते, एक ही जैसा भाव है हमारा, समभाव है। हो रहा है बहुत अच्छा, नहीं हो रहा तो अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में पढ़ने में मजा आएगा, चीजें डिफिकल्ट होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होना भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको कितना बढ़िया तरह से छोड़ते हो, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। तो हर बार ऐसे चेक किया करो कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है, जब कोई प्रॉब्लम मुझे सॉल्व नहीं हो रही, तो कंट्रोल में है या स्लिप हो रही है। और अपनी मेंटल स्टेट अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए, स्लिप नहीं होनी चाहिए अपने से, क्योंकि एक बार स्लिप हो गई तो पेपर गया, पेपर गया। तो वो मेंटल स्टेट अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो दिन भर में रोज ट्राई करो, घर में चाहे मम्मी पापा से झगड़ा है, खाने पीने को लेकर झगड़ा है, सिबलिंग से झगड़ा है, कोई और चीज है, आपकी मेंटल स्टेट आपके कंट्रोल में है क्या? हर सिचुएशन में आप अपने को कंट्रोल में रख रहे हो क्या? स्लिप हो रहे हो क्या, या कंट्रोल है? कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करो कि आप उस सिचुएशन को ग्रेसफुली, कॉन्शियसली हैंडल कर रहे हो, कंट्रोल आपसे स्लिप नहीं हो रहा है। किसी ने गाली दी, कंट्रोल आपके पास में है। उसने गाली दी, आपके अंदर से गुस्सा उठ रहा है, आपका हाथ भी उठ रहा है, अंदर से गुस्सा भी उठ रहा है, बट स्टिल दोनों चीजें आपको दिख रही है, कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको मालूम है नहीं, मेरे को नहीं उलझना अभी, आपने एक स्माइल दी और इग्नोर कर दिया। तो ऐसे दिन भर में ये सब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम में कंट्रोल ही तो चाहिए अपने को, कि हम कितना कंट्रोल है अपने पास। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, हम कितना ही पढ़ लें फिर भी खतरनाक रहेंगे क्वेश्चंस, और नहीं कर पाएंगे कई क्वेश्चंस। तो कंट्रोल अपने पास में रहे। सिचुएशंस हमारे को विचलित नहीं कर देती है, सिचुएशंस हमारे को फ्रस्ट्रेट नहीं कर देती है। तो इसलिए रोज रोज देखा करो आप दिन भर में कितनी बार फ्रस्ट्रेट, यदि एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो ना, एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो दिन भर में देखा करो आप कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुए। पहले वो अवेयरनेस में आना जरूरी कि आप कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुए। अवेयरनेस में आएगा तो धीरे धीरे वो फिर वो आप ठीक भी कर पाओगे। तो रोज रात को जो मैं जर्नलिंग के लिए कहता हूँ कि रोज सिचुएशन रिकॉल क्या करो, आज दिन भर में कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुए कि बस नहीं मिली थी इसलिए फ्रस्ट्रेट हुए थे, बस में सीट नहीं मिली थी इसलिए फ्रस्ट्रेट हुए थे, टीचर ने फ्रस्ट्रेट कर दिया था, मम्मी ने फ्रस्ट्रेट कर दिया, कोई और चीज़ ने फ्रस्ट्रेट कर दिया। जस्ट ऑब्जर्व इट कि आप दिन भर में कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुए। इस एग्जाम में वो कैंडिडेट हर हालत में अच्छा कर पाएगा जिसका फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स बहुत रेयर आता है, जो फ्रस्ट्रेट कम होता है, तो वो बेटर कर पाएगा। तो अपना फ्रस्ट्रेशन होने का इंडेक्स रिड्यूस करना है। वो कब होगा? जब अपन रोज ऑब्जर्व करेंगे कि हम दिन भर में कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुए। गाड़ी खराब है, कुछ भी खराब, कंट्रोल अपने पास में रहना चाहिए। बाहर सिचुएशन है, देयर इज सिचुएशन जो हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं है, जो हम जैसा चाहते हैं हमारे विश के अकॉर्डिंगली नहीं चाहिए, नहीं है, हमारे लिए डिस्कंफर्ट है, और आप दोनों चीजों को देख पा रहे हो कि मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी बट ये सिचुएशन ऐसी है, अब मुझे इसे मैनेज करना है, मेरा कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए, मेरी धड़कन कंट्रोल में रहनी चाहिए, मेरी ब्रेथ कंट्रोल में रहनी चाहिए, मेरा जेस्चर्स कंट्रोल में रहने चाहिए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये 7-8 महीने यदि रोज इस संस्कार की अपन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी, आप एग्जाम को बहुत बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। रोज पढ़ तो रही है, बट ज्यादातर बच्चे धराशायी क्यों होते हैं? ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, आता है, फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं था एडवांस 26 में, बट कुछ प्रॉब्लम्स शैटर कर देती हैं आपको, और उससे जो आती हुई चीजें हैं वो भी आपसे स्लिप हो जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि भैया कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए, संभाव रहना चाहिए, इक्वेनिमस रहने चाहिए अपन, और रोज की सिचुएशंस घर में जो हो रही हैं, यहाँ जो हो रही हैं, क्वेश्चंस में जो आ रही हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जब सिचुएशंस को एज एन अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, तो मजा आने लगेगा, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। सिचुएशंस वे हैं जिसमें आप ग्रो कर रहे हो, सिचुएशंस अपॉर्चुनिटीज हैं। मम्मी चिल्ला रही है, परेशान कर रही है, आप ऑब्वियसली पेरेंट्स क्या होंगे, अभी आपको बोलेंगे देख अब तूने ड्रॉप किया है, आप हिलोगे तो भी उनको लगेगा भैया ड्रॉप किया है तो हिल कैसे रहा है, देखो तो पढ़ना ही है दिन भर। तो उनको, पेरेंट्स को एक ही तरीका है बस, प्यार, रिस्पेक्ट, प्यार, और कुछ तरीका नहीं है। लॉजिक हमेशा नहीं चलेगा, लॉजिक नहीं चलेगा वहां पे ज्यादा। हाँ कर रहा हूँ, हाँ हो रहा है, और आप कंट्रोल अपने पास में रखो। आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे। मम्मी तेरे को मम्मी बोल रही है कि भाई तू क्यों हिल गया, बाहर क्यों आ गया कमरे से, कंट्रोल आपके पास में। आप इवन फ्रस्ट्रेट हो भी गए, समझो ये जिंदगी इतनी आसान होती कि कोई बोलता और हमें समझ में आ जाता और हम उसको कर लेते,
तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती, क्योंकि समझाने वाले बहुत हैं, किताबें हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सब गीता है, महाभारत सब है समझाने के लिए, सबको आता है। बट खुद का एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बिहेवियर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले तो है विलिंगनेस कि हमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है, मेरा कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए, सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए। पहले तो ये विलिंगनेस। फिर उसके बाद में आप रेडी हो काम करने के लिए, विलिंगनेस हो गई। अब क्या है, ऐसा नहीं होगा कि आप घर गए, अभी घर जाते ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, खाना आपकी पसंद का नहीं है, घर जाते ही फ्रस्ट्रेट हो गए, किसी और चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए। जस्ट शाम को, रात को, जो मैं चिंतन करने के लिए बोलता हूँ कि रात में बैठे और अपन ने उस सिचुएशंस रिकॉल की, कहाँ कहाँ फ्रस्ट्रेट हुए, जस्ट वहाँ पे ऑब्जर्वेशन दो अपना कि हाँ मैं वहाँ फ्रस्ट्रेट हुआ था, मैं वहाँ फ्रस्ट्रेट हुआ था, वहाँ फ्रस्ट्रेट हुआ था, इसको अपन ऐसे कर सकते थे, उसको वैसे कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते थे। बस आपकी अवेयरनेस में चीज़ें आने लगी ना, तो वो ठीक भी होने लगेंगी। आपकी अवेयरनेस में आना जरूरी है। तो रियल टाइम अभी करेक्शंस नहीं हो पाएंगे, कम हो पाएंगे। पास पोस्ट इवेंट करेक्शंस करो। पहले हो गई, गुस्सा कर दिए, चिल्ला दिए, फ्रस्ट्रेट हो गए, पढ़ते हुए उठ गए, पेपर फाड़ दिया, जो करना था कर दिया। अब रात में ध्यान कर रहे हैं कि देख तू एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया था, वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया था, खुद को ध्यान दिला रहे हो, इसको अपने को ऐसे डील करना चाहिए था, इसको अपने को ऐसे डील करना चाहिए था। तो धीरे धीरे वो आपके अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर सीप होगा, और थोड़े दिनों, थोड़े महीनों के बाद में आपकी प्रैक्टिस में भी आने लगेगा। और ये सब एग्जाम रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम फ्रस्ट्रेट कर देता है वहाँ पे, और हम अपना जैसे कंट्रोल लूज हुआ, लोगों की वर्किंग में दिखता है। जैसे टेस्ट की वर्किंग देखो, जो बच्चे मेरे साथ डील करते हैं, मैं बोलता हूँ सिस्टमैटिक लिखो, सिस्टमैटिक लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं शुरू के कुछ क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पैटर्न बिगड़ने लगता है, बिगड़ने लगता है, बिगड़ने लगता है। क्या है कि आपका कंट्रोल चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, आपसे नहीं हुए, तो फिर आप रफ मोड में आ गए, तो वो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे अपने को क्वेश्चन फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, अपने को वो चीज़ संभालनी है। एटीट्यूड एक जगह बनता है, बट काम सब जगह आता है। तो घर में जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, मम्मी के साथ, पापा के साथ, किसी और के साथ, तो सब अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अपन अपना एटीट्यूड बनाएं कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, मैं उस सिचुएशन के साथ डील करूँगा जो मेरी बेस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटी में है, मैं डील करूँगा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, सिचुएशन मेरे को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती है। ये आपके अंदर घुसना चाहिए। अब बट ये आपको मालूम है, बट स्टिल आप रोज फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपको मालूम है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, जबकि फ्रस्ट्रेट होना नहीं था, क्योंकि अभी आपको पोस्ट इवेंट करेक्शन करना है ज़्यादा, रियल टाइम आपके लिए मुश्किल होगा। जो लोग पहले से काम नहीं कर रहे हैं, पोस्ट इवेंट करेक्शन करना है, और पोस्ट इवेंट करते 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 धीरे धीरे रियल टाइम होने लगेगा। तो इसलिए रोज आप सबको मेरी सलाह है, पुराने बच्चे तो जानते ही, नए बच्चों को कह रहा हूँ, रोज 15 मिनट कम से कम अपने साथ बिताया करो, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी और चीज़ के, केवल पेन हो और डायरी हो, और उसमें अपने दिन भर का टाइम का फ्लो देखा करो, कहाँ गया टाइम का फ्लो, नेक्स्ट डे की प्लानिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट डे क्या क्या काम होंगे, प्रीवियस डे का फ्लो क्या रहा, और प्लस 2 इवेंट्स जहाँ पे आपने अच्छा किया, पढ़ाई नहीं करने का मन था, पढ़ाई किए, मोबाइल देखने का मन हो रहा था, नहीं देखा, कुछ करने का, गलत करने का मन हो रहा था, होल्ड किया, कुछ सही करना था और अच्छे से सही किया। एटलीस्ट 2 चीज़ें रिकॉल करो, खुद को अप्रिशिएट करो, ताकि वो और हमारा संस्कार स्ट्रांग हो। और एटलीस्ट 2 चीज़ें जहाँ पे आपने जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया, फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा हो गए, कुछ और हो गए, पढ़ाई नहीं करी, और वहाँ क्या सही रिस्पॉन्स होना चाहिए था, ये 15 मिनट के अंदर करने की कोशिश करो राइटिंग में। धीरे धीरे आपके एटीट्यूड में चेंज आने लगेगा। इसका एक फ़ायदा क्या होगा, आप खुद को गाइड करना स्टार्ट कर दोगे। लोगों के पेपर क्यों बिगड़ते हैं, एक रीज़न ये होता है कि आता नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आता है बट स्टिल पेपर स्पॉइल करके आते हैं। जेई मेन का लेवल का काफ़ी सारे बच्चों को आता है जो एडवांस की तैयारी करते हैं, जेई मेन लेवल का काफ़ी सारे बच्चों को आता है जो एडवांस की तैयारी करते हैं, बट जेई मेन में ऑलमोस्ट सारे बच्चे अंडर परफॉर्म करते हैं। वही कि हम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। यदि हमारा इवन आपको दिख भी रहा है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो भी आप खुद को गाइड नहीं कर पा रहे हो, कारण क्या,
कि आप अपने आप से कम्युनिकेट ही नहीं करते हो रोज। तो जिसके पास कंट्रोल है अंदर, आप उसको गाइड ही नहीं करते हो रोज। जब रियल टाइम आप गाइड करोगे तो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। जबकि रोज अपने आप से कम्युनिकेट करते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना था, गणेश आज ये गड़बड़ किया, आज प्रिंस ये गड़बड़ किया, इसको ऐसे करना है, तो आपका अपने साथ कम्युनिकेशन बनने लगेगा। अंदर वाला जो है वो आपकी बात सुनेगा। तो फिर रियल टाइम जब एग्जाम में जरूरत होगी, किसी सिचुएशन में जरूरत होगी और आप बोलोगे, तो सुनेगा और सही रिस्पॉन्स जनरेट कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं बिकमिंग ऑन आवर ओन कोच। हम अपना कोच खुद बन रहे हैं, रोज खुद को गाइड करके। ऐसे नहीं बनते, केवल सुनने से नहीं बनते, रोज आपको करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को एक्चुअली कोच कर पाओगे। और एग्जाम में कौन आपके साथ में, आप अकेले अपने साथ में हो, और बीच बीच में सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो अनकंफर्टेबल होंगी, वहाँ आपको ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। बट रोज संभालते हो तो उस दिन भी संभाल पाओगे, और रोज नहीं संभालते हो तो उस दिन आप कोशिश करोगे तो भी कुछ नहीं संभलेगा। तो इसलिए अपने एटीट्यूड पे रोज काम करना जरूरी है। रात को एटलीस्ट 15 मिनट अपने को देना है अपने आप को, और अपना एनालिसिस अच्छी तरह से करना है। धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे, और इन सब कामों से पढ़ाई में और मजा आएगा। क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब, पढ़ाई में मजा आने का मतलब नहीं कि सब चीजें सही होती है तभी पढ़ाई में मजा होता है, ऐसा नहीं होगा। एडवांस की तैयारी में ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजें हो जाएंगी, आपसे नहीं होती है तो भी आप कितना मस्त हो, कितना कॉन्शियस हो, कितना ग्रेसफुल हो, और सीखने के लिए विलिंग हो कि नहीं अब इसको पूछेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी, और आप सीखने पूछने के लिए विलिंग हो। उसी से आपकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए रोज अपने साथ टाइम स्पेंड करना मस्ट। सो अब जैसे इस प्रॉब्लम में देखें तो अपने को कॉन्सेप्ट तो आता है, देख के मालूम पड़ गया कि यार ये दो पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन वाली प्रॉब्लम है, कैटेगरी 2 की प्रॉब्लम है, और इनको कोलाइड कराना है। और ये भी ध्यान आ गया कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कैसे ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। अब अपने पास चॉइस है, अपन ग्राउंड फ्रेम में जाएं या अपन रिलेटिव में जाएं। अपन रिलेटिव में चलें, तो रिलेटिव में चलें तो देखो ना, वेक्टर्स को डील करो। अभी क्या है, जैसे मान लो हमें ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन निकालनी है, तो ए की बी के रिस्पेक्ट में, तो वी ए बी का एक्स इधर होगा, वी ए बी का वाई इधर होगा, टैन थीटा वी ए बी वाई अपॉन वी ए बी एक्स, वी ए बी वाई माइनस वी बी वाई, वी ए बी एक्स माइनस वी बी एक्स, बन गया टैन थीटा का रिलेशन। और वो टैन थीटा किधर की तरफ आना चाहिए, इसे ए बी के अलॉन्ग आना चाहिए, है ना। तो ऐसे अपन इक्वेशन फ्रेम करें, तो कॉन्सेप्ट हमें मालूम है तो हम कह रहे हैं महर्थ कि ए की बी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इसके अलग होनी चाहिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, ए का बी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आनी चाहिए, वी ए बी। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और ये थीटा इस ट्राइंगल से मिल रहा है अपने को, डिस्टेंस वाले ट्राइंगल से मिल रहा है अपने को ये थीटा। तो वी ए बी से टैन थीटा निकालेंगे, ट्राइंगल से टैन थीटा निकालेंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ट्राइंगल से टैन थीटा कितना दिख रहा है, H2 माइनस H1 बाई डी, ये ट्राइंगल से टैन थीटा दिख रहा है। और वेलोसिटी डायग्राम से देखें तो वी ए बी वाई अपॉन वी ए बी एक्स विच इज वी ए वाई, ये मेंटली ब्रेक कर लोगे आप, वी बी वाई अपॉन वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स। तो H2 माइनस H1 अपॉन डी दैट इज 20 माइनस 10 अपॉन डी, और वी ए वाई 10 रूट 2 साइन 45, आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हो, मैं समझाने लिख रहा हूँ, 10 रूट 2 साइन 45, वी बी वाई 0 अपॉन वी ए एक्स, आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हो, कॉस 45 माइनस वी बी एक्स माइनस 10। सही, तो इक्वेशन में गई, डी की वैल्यू आ गई। आपने निकालना है टाइम, व्हाट इज द डिस्टेंस डी बिटवीन द टावर्स, डी आ गया। और फिर टाइम निकालना है मान लो, तो टाइम निकालने के लिए तो वाई में या एक्स में इक्वेशन लगा लो,
तो टाइम निकालना है, तो टाइम हो गया d अपॉन v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इन x, डेल्टा x ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b अपॉन v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इन x, या डेल्टा y ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b अपॉन वी ए बी इन वाई, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो डेल्टा एक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डी है, बी के रिस्पेक्ट में ए, एक्स में कितना चल रहा है डी, और वेलोसिटी कितनी है 10 रूट टू कॉस 45 माइनस 10 20 है। तो आंसर आ गया यहाँ से। और इसी को रिलेटिव ग्राउंड में करना होता तो क्या करते, ओरिजिन फिक्स करते, टाइम टी पे इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, टाइम टी पे इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और दोनों को इक्वेट कर देते। दोनों तरह से सोल्यूशन गिवन है। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको सेक्शन रिव्यू 5.2 फिनिश करना है। सेक्शन रिव्यू 5.2